नमस्कार दर्शकों, आज गायत्री हत्याकांड को लेकर जन स्वराज पार्टी के द्वारा पत्र में संवाद आयोजित किया गया है। हम सुनते हैं। एडीजी बिहार होना एक बात है और इस केस में हमें क्या जिम्मेवारी मिली होती दूसरी बात है। अगर मैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता इस एसएचओ का, तो डिपार्टमेंटल एक्शन में जैसे ही वो दोषी पाई जाती, क्योंकि तमाम जो घटना चक्र है लैप्सेज है उसमें तो दोषी पाई जाती, तो ये उनका डिसमिसल का मामला बनता है। मेरे अनुसार मैं उनको सेवा से डिसमिस करता। दूसरा चीज, अगर मैं एसआईटी में होता तो जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में बताया कि अपराध होने के बाद साक्ष्य को मिटाने का या लोगों को गुमराह करने का कृत्य उन्होंने जो किया है, उसकी वजह से उनको को एक्यूज्ड बनाते हुए दफा 238 भारतीय न्याय संहिता में उनको दोषी बनाता और फिर जांच आगे बढ़ाता। देखिए, डेमोक्रेसी में पब्लिक फेथ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पीड़ित परिवार को या समाज को लग रहा है कि बिहार पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है, जिन वजहों से भी सही, और मांग कर रही है कि मामला को सीबीआई को रेफर कर देना चाहिए, तो ये उचित है कि पूरे मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया जाए। ये एक अगर राज्य सरकार इसको सीबीआई को देती है तो एक ये प्रशंसनीय कदम होगा। प्रश्न है कि केंद्र और राज्य में दोनों राज्य की सरकार है, जो अभी जो सवालिया निशान उठ रहा है कि जांच एजेंसी भी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये प्रेस वार्ता किस विषय पे बुलाई गई है। अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही हम जाएं तो 2015 से लेकर 2024 तक जो हमारा राष्ट्रीय आंकड़ा है अपराध का, उस राष्ट्रीय आंकड़े से अगर तुलना करें तो बिहार में 80% अपराध की बढ़ोतरी हुई है। ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़ोतरी 24% है। 2015 से और 2024 की तुलना करें तो राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़ोतरी 24% है, लेकिन बिहार में ये बढ़ोतरी 80% से भी ज्यादा है। ये अपने आप में बताता है कि बिहार में क्राइम की अपराध की स्थिति क्या है। 2025 पे आते हैं। 2025 आपको मालूम है कि चुनावी वर्ष था और चुनावी वर्ष की वजह से चुनाव से संबंधित हिंसा भी होती है और अपराध भी होते हैं। 2025 के बारे में जो बिहार पुलिस का आंकड़ा है, उसके अनुसार मर्डर के केसेस में 7-8% की कमी आई है बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार। और दूसरा, अर्बन एरिया में जो इस तरह के अपराध हैं, मर्डर और किडनैपिंग, इसमें कुछ एक परसेंटेज की कमी आई है, लेकिन ये बिहार पुलिस का डेटा है। मेरा मानना है कि जो रूरल एरिया है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे कमी नहीं आई है। और दूसरा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस बिहार में, आप जानते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती है, आप अगर जाते हैं अब केस दर्ज कराने, तो थाने में केस दर्ज कराना कितना मुश्किल है। और कई बार केस दर्ज नहीं होता है तो आवेदनकर्ता को कोर्ट में जाना पड़ता है, सीजेएम कोर्ट में जाना पड़ता है, वहां पर पिटीशन फाइल करो और उसकी लंबी प्रक्रिया है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस बिहार में 100% नहीं है। आप केस दर्ज कराना चाहते हैं तो इतनी आसानी से केस दर्ज नहीं होगा। उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में केसों में कमी नहीं आई। इसका मतलब है कि अगर 100% रजिस्ट्रेशन होता तो केसों की संख्या और ज्यादा बढ़ती। हम लोग सरकारी डेटा के अनुसार भी चलें
तो ओवरऑल बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कई गुना अपराधों की संख्या ज्यादा है। और इसके कारण पे अगर हम जाएं तो 4-5 मुख्य कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि पहले तो शुरू करते हैं शराबबंदी से, और जो यहाँ पर बालू का इलिसिट ट्रेड चलता है, शराबबंदी और बालू से इलिसिट ट्रेड चलता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जिला स्तर पे जो पुलिस है उनकी प्रायोरिटी में शराबबंदी को लागू करना आ गया, तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो बड़े अपराध हैं, हत्या है, अपहरण है, बलात्कार है, इस तरह के जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम के लिए वो मौजूद ही नहीं है। सबसे ज्यादा पुलिस का आकर्षण इन सब अपराधों को रोकथाम में है, क्योंकि उसमें संभावना रहती है कि हमें आमदनी भी होगी, और इसलिए सब लोग, अधिकांश लोग उसी में लगे हुए हैं। तो पुलिस की प्राथमिकता में ही नहीं है जितने संगीन जुर्म हैं उनको कैसे रोका जाए, ये मुझे पहला मुख्य कारण समझ में आ रहा है। दूसरा कारण कि अगर केस दर्ज हो गया तो अनेक कारणों से, चाहे स्थानीय प्रभाव से या लोभ की वजह से, जो पुलिस के जो थाना स्तर पे अधिकारी हैं वो मुजरिम को नहीं पकड़ते हैं, उनको समय देते हैं, बेल ले लो नहीं तो पकड़ना पड़ेगा। तो जब नहीं पकड़ते हैं टाइम से तो इस बीच में वो खुले रहते हैं दूसरा अपराध करने के लिए, और इस वजह से भी अपराध की संख्या बढ़ती है। एक डेटा के अनुसार बिहार में पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट 80,000 टू 1 लाख पेंडिंग केसेज हैं जिसमें वारंट इशू है, और जिसमें कुर्की जब्ती का भी ऑर्डर हुआ है 10 से 15 हजार केसेज में, लेकिन वो सब पेंडिंग है। प्रोविजन है कानून में कि अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो कुर्की जब्ती करिए। कुर्की जब्ती का ऑर्डर हुआ है 10 से 15 हजार केसेस में बिहार में, इतना तामील नहीं हुआ है। तामील अगर हुआ है वो तो अलग है, इतनी संख्या में तामील नहीं हुआ है। तो 80,000 से लेकर 1 लाख से अधिक केसेज हर साल वारंट केसेज में और कुर्की जब्ती केसेज में तामील नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और फिर वो अपराध करते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुलिस की नौकरी में कुछ इस तरह के तत्व आ चुके हैं जो जिनकी कर्तव्य निष्ठा और प्रोफेशनलिज्म में क्वेश्चन मार्क है। तभी तो कोई थानाधिकारी है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, दबाव में या पैसे के लोभ में आकर केस की सही जांच नहीं करता, मुजरिमों को नहीं पकड़ता, या इस तरह से लोगों को गुमराह करता है कि बलात्कार और हत्या के मामले को आत्महत्या दिखाया जाता है। तो इस तरह के भी तत्व पुलिस विभाग में आ चुके हैं जिनको जनहित से संवेदनशीलता नहीं है, और जो पैसे कमाने के लोभ में या हो सकता है स्थानीय दबाव में वो लोग प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से और अनेक कारण हो सकते हैं। जो क्राइम अगेंस्ट बॉडी है, कई बार है कि जो यंग टीनेजर्स हैं पॉकेट खर्च के लिए भी छोटे मोटे पेटी क्राइम्स कर देते हैं। कई बार उसमें लव एंगल होता है, कई बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, कई बार नशे की वजह से ये सारी चीजें होती है। बट मिला जुला के पुलिस, और खासकर बिहार पुलिस की हम बात करें तो बिहार पुलिस में आज के डेट में थाना लेवल पर जो संवेदनशीलता का अभाव है और प्रोफेशनलिज्म का अभाव है, इसकी वजह से क्राइम बढ़ता है। पुलिस विभाग की अपनी समस्याएं हैं, पुलिस बल में संख्या का भी अभाव है, मोबिलिटी का दिक्कत है, कम्युनिकेशन का दिक्कत है, उनके प्रॉब्लम्स हैं।
बट वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। अगर नहीं कर रही है राज्य सरकार, तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की नीयत पर प्रश्न उठा रहा है कि पुलिस उनकी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता होती तो उनको अच्छी गाड़ी दी जाती, उनको अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम दिया जाता और पुलिस विभाग में जो वैकेंसीज है उसको भी भरा जाता। तो वो सब दिक्कत है। लेकिन जो भी हमारे पास पुलिस बल है, जो भी उनकी संख्या है, वो भी ऑप्टिमली और डिवोटेडली, सिंसियरली नहीं यूज हो रहा है और इसकी वजह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। पिछले कई हफ्तों में अगर देखा जाए तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल में अभी पटना में जो संगीन अपराध हुआ है वो तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि ये राजधानी में हुआ है। यही क्राइम हो सकता है कि कटिहार में हुआ हो या गोपालगंज में हुआ हो, तो शायद इतना उसको मीडिया लाइमलाइट नहीं मिलता। और ऐसे अनेक क्राइम हो रहे हैं जिसको इस तरह का मीडिया लाइमलाइट नहीं मिल पाता है। इसमें संयोग ये रहा कि ये घटना हमारे जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के संज्ञान में आई और पता चला कि जो विक्टिम का परिवार है, पीड़िता का परिवार है, गरीब परिवार है और कोई उसकी आवाज नहीं उठा रहा है और इसमें पटना पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। तो उन्होंने तय किया कि हम इस पीड़ित परिवार का, इस गरीब परिवार का हम लोग आवाज बनेंगे और फिर प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे गया और फिर सारी घटना की जानकारी हुई। मैं भी उसमें था और जो बातें पीड़ित परिवार ने बताई और पीएमसीएच का रिपोर्ट दिखाया, उसको मैंने भी पढ़ा, प्रशांत जी ने भी पढ़ा। उसको देख के बिल्कुल स्पष्ट था कि ये रेप का मामला है। लेकिन उस दिन तक पुलिस का वर्सन ये था कि ये आत्महत्या का मामला है और कहां से ड्रग्स बरामद हुआ, क्या क्या कहानियां रची जाने लगी, कैसे अस्पताल में गए और परिजन बताए कि जो मुख्य आरोपी था उसी को थाना में बैठा के अंगीठी हीटर सिखवाया जा रहा था। पुलिस कस्टडी ये इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको नहीं रख के, पुलिस रिमांड ना लेके उसको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया जल्दी से जल्दी। तो एक तरह से पूरे मामले में लीपापोती का प्रयास किया गया। हम लोग इस मामले को उठाए और उसी दिन हम लोग 2-3 बजे लौट के आए हैं जहानाबाद से और शाम को पुलिस महानिदेशक महोदय ने एसआईटी का गठन कर दिया। यह एक संतोषजनक और काबिले तारीफ पहल थी पुलिस महानिदेशक की। दूसरे दिन हम लोग एसएसपी पटना से मिले और हम लोगों ने बताया 3-4 जो हमारी मांगे थी उसमें ये भी था कि थानाध्यक्ष के लेवल पर बहुत लापरवाही हुई है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो लड़के इस केस की आवाज बन के कारगिल चौक पे धरना प्रदर्शन किए थे उन पर भी केस दर्ज है। तो उन पर पुलिस सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उन पर कोई कोएर्सिव एक्शन ना हो। इन तमाम बातों पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने विचार करने का वादा किया कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इन सब चीजों का परिणाम ये हुआ, ये मामला हाईलाइट हुआ है और इस स्टेज में आया है कि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसके कातिल पकड़े जाएंगे। एक चीज और जो पटना जो बिहार पुलिस के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब पीएमसीएच का रिपोर्ट आ गया उसके बाद सुनने में आया कि सेकेंड ओपिनियन के लिए इसको एम्स भेजने का प्रयास किया जा रहा था। इससे भी बिहार पुलिस का इंटेंशन जो है वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में आने लगा कि कहीं एसआईटी भी तो नहीं इसमें लिपापोती का प्रयास कर रही है। लेकिन एक और अच्छा चीज हुआ, कहा जाता है कि सच को कितना भी दबाओ वो अपने तरीके से वो उभर के सामने आ ही जाता है। एफएसएल रिपोर्ट आया और एफएसएल रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। तो अब ये सेटल्ड इशू है और इस पर
संभवतः एसआईटी कार्रवाई कर रही है। कितनी त्वरित कार्रवाई करके गुनाहगारों को पुलिस पकड़ती है, ये देखने की बात है। उम्मीद की जाती है कि इस घटना में केवल वे ही नहीं संलिप्त हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हॉस्टल संचालिका से लेकर उनके परिवार के लोग, अस्पताल में जो डॉक्टर जो इनिशियली लड़की का ट्रीटमेंट किए हैं, और वे सारे लोग जो पुलिस पर दबाव बनाए हैं, चाहे रुपए के माध्यम से या राजनीति के माध्यम से दबाव बनाए हैं, ये सारे लोग इसमें गुनाहगार हैं। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है और उसके तहत इस तरह की वारदातें हो रही हैं। हमें अंदेशा है कि केवल पटना में नहीं, अन्य जगह भी ये घटनाएं हो रही हैं। हो सकता है जो घटना खगड़िया में हुई, जो घटना मधेपुरा में हुई हो, उसको इस तरह की आवाज नहीं मिली हो, लेकिन अगर एसआईटी इस जांच को लेकर तह तक जाएगी तो इसके नए नए विलेन निकलेंगे और चारों तरफ गुनाहगार पकड़े जा सकते हैं। इसलिए उम्मीद की जाती है कि एसआईटी इसके हर पहलू पर विशेष रूप से जांच करे और कोई भी गुनाहगार हो उसको कठोर से कठोर दंड दिलाने का प्रयास करे। तो मैं बिहार पुलिस से ये उम्मीद करता हूं, आज के डेट में जिस तरह से पटना पुलिस ने इस घटना को मिस हैंडल किया है, बिहार पुलिस जनता के कटघरे में है। अब एसआईटी के माध्यम से अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके और दोषियों को सजा दिलाकर बिहार पुलिस को साबित करना होगा कि उनकी नियत साफ है और तभी जनता को उनमें जो विश्वास है वो वापस होगा। तो इस विषय पे मुझे इतना ही कहना है और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो एक एसआईटी का फॉर्मेशन करते हैं, उसका बहुत औचित्य नहीं रह जाता क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस पहले ही टैंपर्ड हुए थे। दूसरी बात यहाँ पे अभी जो एसआईटी की बात आप प्रश्न उठा रहे थे कार्यशैली पे, ये इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस ढंग से एसआईटी आपने कहा कि, और ये बात सच भी है कि परिवार पर दबाव बना रहा है, वो क्राइम ऑफ जो प्लेस ऑफ क्राइम है उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करके जहानाबाद जा रही है, टुकड़ों टुकड़ों में रिपोर्ट्स दे रही है एम्स के मांगने पे, और जिस ढंग से मतलब स्लो प्रोसेस में अगर ये काम कर रही है, दिख रहा है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जिस ढंग से चलना चाहिए था उस ढंग से नहीं चल रहा है। और जो बात उन्होंने कही थी कि 26 तक हम रिपोर्ट दे देंगे, सब कुछ सामने आ जाएगा, 26 तारीख बीत चुका है, उन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो हमें पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा देखने को शुरू में मिली, फिर एसआईटी आता है, तो यहाँ पे इनकी इच्छा शक्ति तो नहीं ही है कार्य करने की या केस सॉल्व करने की जो हम कहें। और दूसरी, जिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस ढंग से कभी इधर आनंद फानंद में या फिर पीसेस में इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये कहीं भी इनका प्रोसेस, इनकी कैलिबर, इनकी कैपेबिलिटी पे भी प्रश्न उठा रहा है। क्योंकि अगर आप ड्यू प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे तो उससे ही बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है, लेकिन हमें ये देखने को मिला है कि हमने ड्यू प्रोसीजर को ही फॉलो नहीं किया है। जो एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो मुझे ये लगता है कि कार्यशैली में बहुत बड़ी कमी रही है, ट्रेनिंग पे इनके सवाल उठता है, या फिर इनके सुपरवाइजर हैं या बहुत बड़ी जो एक देखने के लिए एक अफसर बैठे हुए हैं, वो भी इस मामले को बहुत ढिलाई से देख रहे हैं। और ये मामला जिस ढंग से मीडिया में बना हुआ है, शायद इसी वजह से आप उस पर आज थोड़ा बहुत दबाव है जैसे, और अगर ये भी चीज नहीं होता, अगर जनता जिसमें हस्तक्षेप नहीं करता और आप इस मीडिया केस को कवर नहीं करते, तो अन्य केसेस की तरफ ये केस कहीं न कहीं दब के खड़ा हो चुका होता। लेकिन हमें ये कहना है यहाँ पे, इस लड़ाई को हमें जारी रखनी है, इसे अंत तक पहुंचाना है, क्योंकि ये एक केस है, इसे न्याय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ में हमें एक ये भी लेसन या फिर एक ये भी सिस्टम बताना है कि अगर जो दोषी है उन्हें सजा मिलेगी, अगर जनता चाहे एकजुट हो जाए, मीडिया एकजुट हो जाए, और जितने भी राजनीतिक दल हैं अगर वो चाहते हैं कि समाज में सोशल ऑर्डर बना रहे, तो हमें इसकी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। संवाद एडीजी बिहार होते तो क्या एक्शन है? सीधा सपाट जवाब दीजिएगा, राजनीतिक नहीं। तो यूट्यूबर्स थे और छोटे छोटे हमारे चैनल्स थे, उन्होंने जब इस बात को आगे बढ़ाया तो जाके मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको लेके आगे आई है।
पहले ये देखिए, ये पूरा पूरा केस जो है महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्रोनोलॉजी है। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि इसके इतने महिलाओं के प्रति अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जो सरकार है, पिछले 20 साल से सरकार चल रही है, और ये जो बिहार सरकार है वो मदान्ध हो गई है, जिसको कहते हैं मदान्ध होना, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है बहुत ज्यादा है। कोई भी अपराध होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लोकल पावर का इंटरफेरेंस होता है। दूसरा, हमारी बिहार की पुलिस इतनी अनप्रोफेशनल हो गई है कि जो हर अपराध के बाद इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, और वो तय प्रोसेस है, कोर्ट के द्वारा दिया गया प्रोसेस है, उनके सर्विस बुक में रिकॉर्ड में लिखा हुआ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बिल्कुल फॉलो नहीं करती। या तो उन्हें उनकी जानकारी नहीं होती है, या वो इसको करना नहीं चाहते हैं। तीसरी बात, हमारे जितने संस्थान है उसमें पुलिस प्रशासन भी है, उसमें संस्थागत भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है। आप किसी भी थाना में चले जाइए, कोई भी काम के लिए सबसे पहले बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं हो सकता है। और ये संस्थागत भ्रष्टाचार जो है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे जो पूरे मंत्रालय है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, और उन आरोपों के ऊपर क्या हुआ है, चुनाव के समय हमारे नेताजी प्रशांत किशोर जी ने इस बातों को उठाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सब लोग देख रहे हैं कि जो लोग थे जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे, वही लोग सरकार में हैं, और उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? जहां तक सवाल है महिलाओं के प्रति अपराध क्यों हो रहा है, इसका जीता जाता नमूना आज के डेट में नीट छात्रा की जो हत्या है वो है। आप पता करेंगे कि निर्भया हत्याकांड जब हुआ था, एक चर्चित हत्याकांड था पूरे इंडिया में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इस तरह की घटनाओं में किस तरह से चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे करना है, यदि इस तरह की घटना होती है सीन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमें बाकी फोरेंसिक के लिए बाकी चीजों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना है। आज इस केस में देखिए कि केस रिपोर्ट हो रहा है, पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, और क्रोनोलॉजी ऐसा है कि आप देखिए कि यहाँ हॉस्टल माफिया हैं, वो केस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल्स जब बच्ची जाती है, लेकिन दीपक जी, ये बात जेपी सिंह जी बता दिए, आप ये बता दीजिए कि प्रशांत किसी भी चीज को हवा देते हैं फिर पीछे हट जाते जी हैं। नहीं, हमारे नहीं देखिए नहीं देखिए, इस कांड को, घटना को पहले दबाने का प्रयास किया गया। उसके बाद हमारे जो यूट्यूबर साथी थे और जो मीडिया के जो छोटे चैनल थे, बड़े चैनल थे, इसको रिपोर्ट भी नहीं करना चाह रहे थे। तो छोटे मीडिया के इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये छोटे मीडिया चैनल वालों ने इस सही चीज को पकड़ के रखा और इनको आगे बढ़ाया। उसके बाद जब हमारे नेताजी को, प्रशांत किशोर जी को पता चला इस घटना के बारे में, उन्होंने पीड़िता के परिवार के पास गए और उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ न्याय होगा और हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं होगा। इस दबाव में आके जब सरकार ने एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी जब लीपापोती कर रही है, तो हम लोग इस मुद्दा को छोड़ नहीं रहे हैं। हम लोग के इस मुद्दा को तब तक जीवित रखेंगे, तब तक इसमें लड़ते रहेंगे, जब तक कि पीड़िता और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं श्री वाई गिरी जी, उन्होंने कहा है कि हम पीड़िता का और पीड़ित परिवार का केस मुफ्त में लड़ेंगे, और इसको कोर्ट तक जो सही दोषी हैं उनको सही सजा मिले, इसका पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे कि पीड़ित और पीड़िता को, पीड़ित परिवार और पीड़िता को सही सजा मिले। जहां तक सवाल है, आप कह रहे हैं एसआईटी लीपापोती कर रही है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार एसआईटी का जांच का आ जाए, जो भी रिपोर्ट उनकी आती है उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जहां तक देखिए, हमें जनता ने कोई ज्यादा ताकत नहीं दी है, जनता ने सत्ता को ताकत दी है, विपक्ष को ताकत दी है, हमें उतनी ताकत दी है कि हम गांव समाज रोड पर जाकर चीजों को, मुद्दे को उठाते रहें, समस्याओं को उठाते रहें, उसके लिए लड़ते रहें। तो हमें सरकार से उम्मीद है कि ये इस एसआईटी के थ्रू सही अपराधी को पकड़े, उसको सजा दे। नहीं देती है तो जन स्वराज पार्टी इसके लिए, आगे की कार्रवाई के लिए हमेशा लड़ती रहेगी, कोर्ट में लड़ेगी, आगे जिस जांच की जरूरत होगी उसकी लड़ेगी, लेकिन सही दोषियों को बिना सजा दिलाए जन स्वराज पार्टी पीछे नहीं हटने वाली है और किसी हाल में नहीं हटने वाली है। जनता ने हमें रोड पर लड़ने के लिए, सड़क पर लड़ने के लिए ताकत दी है। बिहार में जहां भी अपराध होगा, सड़क पर भी कहां उतर रहे हैं? बिल्कुल उतर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल उतर रहे हैं। अभी हम लोग इसका आज के पत्र संवाद में प्रशांत किशोर की उपस्थिति नहीं रही, लेकिन जो वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रवक्ता जो मंच पर उपस्थित थे, उन्होंने इस बात का दावा किया कि जब तक गायत्री हत्याकांड और इससे जुड़े सभी अधिकारी जो संलिप्त हैं
कार्रवाई नहीं की जाती तब तक हम लोग मैदान में अड़े रहेंगे। कई प्रश्न आए हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया गया है ऐसे में यदि प्रशासनिक अधिकारी दोषी होते हैं तो कानून सबके लिए बराबर है और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें ऐसे केसों में अधिकारियों के लिए डिसमिस का मामला बनता ही बनता है, लेकिन जो अभी तक नहीं किया गया है इसमें थाने के जांच, SIT जांच और उसके बाद अनुसंधान विभाग के जांच को भी सवालिया घेरे में लाया जा रहा है, इसलिए कि ये सब के सब प्रांत के द्वारा है और प्रांत में राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा अब सब स्पष्ट होने लगा है। इसके लिए केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो की मांग जो परिजन उठा रहे हैं वह सबसे कारगर होगा और उस मांग के बाद SIT जांच के बाद उसकी ही मांग सार्वजनिक तौर पर हम लोगों के द्वारा उठाई जाएगी, ऐसा इन लोगों का कहना था। अब आगे विशेष जांच दल के प्रतिवेदन आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है या इन लोगों का अगला कदम होगा। आनंद अमन, पटना।